Hi students, today we are going to learn the lesson Nazism and the rise of Hitler. In the spring of 1945, a little 11-year-old German boy called Helmut was lying in his bed when he overheard his parents discussing something in serious tone. His father, a prominent physician, deliberated with his wife whether the time had come to kill the entire family or if he should commit suicide alone. तो ये समय था एक स्प्रिंग की मौसम 1945। 11 साल के एक बच्चे जो हेलमत अपने पलंग पे सोते वक्त उन्होंने इस माता पिता की बीच में एक बहस सुना। इसकी पिताजी ये एक मशहूर डॉक्टर थे। वो उसकी बीवी के साथ बातचीत कर रहे थे। वो पूछ रहे थे क्या मैं अकेले मरूं या हम सब मिलके खुदकुशी करूं। His father spoke about his fear of revenge, saying, "Now allies will do to us what we did to the crippled and the Jews." तो इन्होंने कहा, उसके पिताजी ने कहा, तो अभी उसका डर ये था जो अलाइज की लोग अभी उनके साथ वही करेगा जो ये लोग अपंग लोगों के साथ और जूइश लोगों के साथ जो वही उनके साथ भी होने वाला है। The next day he took Helmut to the wood where they spent their last happy time together, singing old children's song. Later Helmut's father shot himself in his office. Helmut remembered that he saw his father's steady uniform being burnt in the fireplace. So traumatized was he by what he had overheard and what had happened that he reacted by refusing to eat at home for the following 9 years. He was afraid that his mother might poison him. अगले दिन हेलमत की पिताजी उसको बाहर पार्क वगैरह ले जाता है। वो उनकी पिताजी के साथ आखिरी अच्छे दिन थे। उस दिन रात को उसकी पिताजी खुदकुशी कर लेता है। ये देखता है इसकी मम्मी वगैरह उसकी जो खून वाला जो यूनिफॉर्म है उसको आग जलाते हुए इन्होंने देखा। उन्होंने इस घटना से इतना परेशान हो गए थे, डर गए थे। अगले 9 साल तक उन्होंने घर से खाना नहीं खाए थे क्योंकि उसको डर था शायद कि माँ उसको जहर खिलाएगी। Although Helmut may not have realized all that it meant, his father had been a Nazi and a supporter of Adolf Hitler. उस समय पे उस 11 साल की उस बच्चे को पता नहीं था क्या हो रहे थे, लेकिन उसकी पिताजी एक नाजी था और अडोल्फ हिटलर का एक सपोर्टर था। Many of you will know something about the Nazis and the Hitler. तो आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे नाजीज कौन है और हिटलर कौन है। इनके बारे में आप लोग सुने होंगे। You probably know of Hitler's determination to make Germany into a mighty power and his ambition of conquering all of Europe. आपने ये भी सुना होगा हिटलर बहुत ही डिटर्मिन्ड आदमी था। वो जर्मनी को एक सुपर पावर बनाना चाहते थे और पूरे यूरोप को कॉन्कर करना चाहते थे। You may have heard that he killed Jews. तो आपने ये भी सुना होगा जिन्होंने काफी जूइश लोगों को मारे थे। But Nazism was not one or two isolated acts. It was a system, a structure of ideas about the world and politics. Nazism एक दो जनों को या कुछ लोगों को मारने वाला घटना नहीं था, एक सिस्टम था, एक स्ट्रक्चर था और इनका इसकी पीछे का कुछ सोच था। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट नाजिज्म वाज ऑल अबाउट। तो हम देखते नाजिज्म क्या थे। लेट्स सी व्हाई हेलमट्स फादर किल्ड हिमसेल्फ एंड व्हाट द बेसिस ऑफ हिज फियर वाज। अभी हम ये भी देखते हैं हेलमत की पिताजी क्यों खुदकुशी किए थे, उसके पीछे के डर क्या थे। In May 1945, Germany surrendered to the Allies, anticipating what was coming. तो मई 1945 में जर्मनी
अलाइज के सामने हार मान लेता है और उसको पता था क्या होने वाला है। हिटलर एंड हिज प्रोपेगेंडा मिनिस्टर गोबेल्स and his entire family committed suicide collectively in a Berlin bunker in अप्रैल। अप्रैल के महीने में उनको पता था क्या होने वाला है, इसीलिए हिटलर और उसकी जो प्रोपेगेंडा की है जो गोबेल्स और उनकी पूरे फैमिली बर्लिन की एक बंकर में खुदकुशी करता है। At the end of the war, an international military tribunal at Nuremberg was set up to persecute Nazi war criminals for crime against peace, for war crimes and crime against humanity। तो युद्ध के बाद में ये एक इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल वो एक बैठक करता है न्यूरमबर्ग में और उसका मकसद था जो नाजी लोगों को प्रोसिक्यूट करना। उसका गुनाह ये था क्राइम अगेंस्ट पीस, शांति के खिलाफ काम करने के लिए, वार में बहुत सारे क्रिमिनल एक्टिविटीज किए थे उसके खिलाफ और इंसानियत के खिलाफ क्राइम एक्टिविटी करने के लिए। Germany's conduct during the war, especially those which came to be called crimes against humanity, raised serious moral and ethical questions and invited worldwide condemnation। जर्मनी ने जो युद्ध के समय पे जो हरकतें किए थे उसको हम क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी कहते हैं। इसके पूरे दुनिया वालों ने उसको कंडेम किए थे। सो व्हाट वर दीज एक्ट्स, ये क्या एक्ट थे, क्या किए थे ये नाजीज? अंडर द शैडो ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर जर्मनी हैड वेज्ड ए genocidal war which resulted in the mass murder of selected groups of innocent civilians of Europe। तो युद्ध के साये में जर्मन ने एक जिनोसिडल वार करे थे। जिनोसिडल वार मीन्स भारी संख्या में लोगों को मारने को कहता है जिनोसिडल। तो इसमें ये कुछ लोगों को सेलेक्ट किए हुए कुछ बेगुनाह लोगों को, यूरोप की लोगों को इन्होंने मारे थे। द नंबर ऑफ पीपल किल्ड इंक्लूडेड 6 मिलियन जूस। तो जितने लोग मारे थे जूश लोगों का करीब 6 मिलियन जूश लोगों को मारे थे, 2 लाख जिप्सीज को मारे थे, 1 मिलियन पोलिश सिविलियंस को मारे थे, 70,000 जर्मन्स हु वर कंसिडर्ड मेंटली एंड फिजिकली डिसेबल्ड बिसाइड्स इन्यूमरेबल पॉलिटिकल ओपोनेंट्स। इसके अलावा 70,000 जर्मन लोगों को ही मारे थे क्योंकि वो शारीरिक और मानसिक तौर पे बीमार थे, और इसके अलावा जो डिसेबल्ड जो अपंग लोग हैं उसको भी मारे थे। इसके अलावा ये काफी संख्या में जो इनकी राजनीतिक प्रतियोगियों को भी मारे थे, political opponents। Nazis devised an unprecedented means of killing people, that is by gassing them in various killing centers like Auschwitz, Nuremberg, Auschwitz जैसे काफी जगह पे इसके लिए गैस चेम्बर होते थे। दैट मीन्स एक कमरा पूरी तरह उसके अंदर लोगों को भर के उसमें गैस छोड़ देते थे, उसकी वजह से वो लोग मर जाते थे। तो द न्यूरमबर्ग ट्रिब्यूनल सेंटेंस ओनली 11 लीडिंग नाजीज टू डेथ। तो न्यूरमबर्ग में जो ट्रिब्यूनल हुआ था उसमें चर्चा करके सिर्फ 11 नाजियों को ही मृत्युदंड दिए थे। मेनी अदर्स वर इम्प्रिजन फॉर लाइफ। बहुत सारे लोगों को जिंदगी भर के लिए जेल में डाल दिए थे। द रिट्रीब्यूशन डिड कम, yet the punishment of the Nazis was far short of the brutality and extent of their crimes। तो बदला तो लिए थे, लेकिन नाजी लोगों ने जो हरकतें किए थे उसके मुकाबले में उनको मिले हुए सजा काफी छोटे थे। Allies did not want to be harsh on defeated Germany as they had been after the First World War। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी जर्मनी हारे थे, तो अलाइज नहीं चाहते थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में जर्मनी के खिलाफ जो कड़े कदम उठाए थे उस तरीके का एक कदम नहीं उठाए। Everyone came to feel that the rise of Nazi Germany could be partly traced back to the German experience at the end of the First World War। सब लोगों को ये लग रहे थे जो नाजियों को जर्मनी में अधिकार में आने का एक वजह
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में जर्मनी के साथ जो बर्ताव किए थे वो था। व्हाट वाज दिस एक्सपीरियंस? ये एक्सपीरियंस क्या थे? द बर्थ ऑफ वे रिपब्लिक। Germany, a powerful empire in the early years of the 20th century, fought the First World War alongside the Austrian Empire and against the Allies. तो जर्मनी 20th सेंचुरी के शुरुआत में बहुत ही पावरफुल एक कंट्री था। तो वो लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़े थे उनके कुछ साथियों के साथ, ऑस्ट्रियन एम्पायर वगैरह के साथ, अलेस के खिलाफ। अलेस में कौन था? इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया। ऑल जॉइंड द वॉर enthusiastically, hoping to gain from quick victory। तो सब लोग इस युद्ध में ये सोच के शामिल हुए थे बहुत जल्दी जीत हासिल करेंगे। Little did they realize that the war would stretch on and eventually draining Europe of all its resources. Germany made initial gains by occupying फ्रांस एंड बेल्जियम। तो शुरुआत में ये सोचा जल्दी हो जाएगी, लेकिन ये वार लंबे चला और पूरे यूरोप की रिसोर्सेस को खत्म कर दिया। जर्मनी शुरुआत में कुछ जीत हासिल किए थे, फ्रांस और जर्मनी, बेल्जियम वगैरह को उन्होंने कॉन्कर किए थे। हाउएवर, allies strengthened by the US entry in 1917 won, defeating Germany and the Central Power in November 1918। लेकिन जब अलाइज के साथ जब यूएस आता है 1917 में, यूएस भी इस युद्ध में कूद पड़ता है। उसके बाद वो पक्ष जीत जाता है जी, और उसकी जो सेंट्रल पावर्स है वो नवंबर 1918 में हारता है। द डिफीट ऑफ द इंपीरियल जर्मनी and the abdication of the empire gave an opportunity to a parliamentary system to recast German polity। तो उस समय तक जर्मनी का शासन एक राजा करते थे, तो इस युद्ध के बाद राजा को हटा दिया जाता है और उधर एक नया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का स्थापना करता है। ए नेशनल असेंबली मेट एट वेमर एंड एस्टैब्लिश ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन विद ए फेडरल स्ट्रक्चर। इसके बाद क्या करता है, एक नेशनल असेंबली मीट करता है वेमर में और एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को वो स्वीकार करता है फेडरल स्ट्रक्चर वाला। Deputies were elected to the German parliament or Reichstag on the basis of equal universal vote cast by all adults including women। तो उसमें जो हमारे देश में एमपीज होता है उसी तरीके के उधर डेप्यूटीज होता है। ये डेप्यूटीज को जर्मन पार्लियामेंट है जिसको रेजिस्ट्रैग कहते हैं, उसके लिए चुना जाता थे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। दैट मीन्स औरतों को भी वोट देने का अधिकार था, उस तरीके से चुने थे। दिस पब्लिक however was not received well by its own people, largely because of the terms it was forced to accept after Germans defeat at the end of the First World War। लेकिन इस गवर्नमेंट को उधर के लोग ही पसंद नहीं किया। उसका कारण क्या था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में जर्मनी के ऊपर जो सजा दिया गया था उससे उधर का लोग बहुत नाराज थे। द पीस ट्रीटी एट वास्ले विद द अलाइज वाज ए हार्श एंड ह्यूमिलिएटिंग पीस। तो शांति जो समझौता जो वास्ले में हुआ था जो अलाइज के साथ, वो बहुत ही जर्मनी का इज्जत को मिट्टी में मिलाने वाला एक समझौता था। जर्मनी लॉस्ट इट्स ओवरसीज कॉलोनीज। जर्मनी को उनके बाहर, जर्मनी के बाहर जितने भी कॉलोनीज है वो सब उनसे छीन लिया गया। ये 10th ऑफ इट्स पॉपुलेशन, उसका 1/10 पॉपुलेशन उससे छीन लिया गया। 13% ऑफ इट्स टेरिटरीज, 13% उसकी जमीन को ले लिया गया। 75% of its iron and 26% of its coal to France, Poland, Denmark and Lithuania। और 75% उसकी आयरन प्रोड्यूसिंग एरिया है, 26% उसकी कोल प्रोड्यूसिंग एरिया है। ये सब फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया आपस में बांट के ले लिया। द अलाइड पावर्स डिमिलिटराइज जर्मनी टू वीकन इट्स पावर। इसके बाद अलाइड पावर ने क्या किया, इसकी मिलिट्री को डिसबैंड कर दिया ताकि वो ताकतवर ना रहे। द वॉर गिल्ट क्लोज हेल्ड जर्मनी रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉर एंड डैमेजेस एंड अलाइड कंट्रीज सफर्ड। तो वॉर गिल्ट, जो वॉर गिल्ट वाले लोगों ने कहा
युद्ध का वजह जर्मनी है, इसीलिए उनको जो डैमेजेस हुआ अलाइड कंट्रीज को, उसका भरपाई जर्मनी को करना है। जर्मनी वॉज फोर्स्ड टू पे ए कॉम्पनसेशन अमाउंटिंग टू 6 बिलियन पाउंड, और जर्मनी के ऊपर एक दंड भी दे दिया। कितना है? 6 बिलियन पाउंड का पैसे इन कंट्रीज को देना है। द अलाइड आर्मी आल्सो ऑक्यूपाइड द रिसोर्सेस रिच राइनलैंड फॉर मच ऑफ द 1920s। इसके अलावा इनके पास जो संसाधन वाला जो इलाके है राइनलैंड, उसको भी अलाइड आर्मीज ने 1920 तक अपने पास में रखा। Many German held the new Weimar Republic responsible for not only the defeat in the war but the disgrace at Vasley। तो बहुत सारे जर्मन लोग इन सब की वजह वेमार को माना, ठीक है, युद्ध हारने का, और उसको बेइज्जती हुआ था वास्ले में, उसका भी वजह वेमार को माना। रियली युद्ध तो वेमार ने नहीं किए थे, इसके बावजूद लोगों ने इसके ऊपर उसका दोष ठहराया। द इफेक्ट ऑफ द वॉर, तो इस वार का इफेक्ट्स, द वॉर हैड एन डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट ऑन द एंटायर कॉन्टिनेंट बोथ साइकोलॉजिकली एंड फाइनेंशियली। इस युद्ध का एक बहुत बुरा असर लोगों की साइकोलॉजी के ऊपर या आर्थिक तौर पे भी लोगों को बहुत नुकसान हुआ। फ्रॉम ए कॉन्टिनेंट्स ऑफ क्रेडिटर्स यूरोप टर्न इनटू वन ऑफ डेब्टर्स। एक समय तक, उस समय तक, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले तक पूरे दुनिया को उधार देने वाला इलाके था यूरोप, अभी दूसरों से उधार लेने का नौबत आ गया। Unfortunately, the infant Weimar Republic was being made to pay for the sins of the old empire। बदकिस्मती से जो ये नए नए बने वेमार रिपब्लिक को उनके पूर्वजों द्वारा किए हुए पाप का सारे भुगतान इनको करना पड़ा। द रिपब्लिक कैरिड द बर्डन ऑफ गिल्ट, national humiliation and financially crippled by being forced to pay compensation। जर्मन वेमार रिपब्लिक को क्या है? वार का बर्डन था, देश में ह्यूमिलिएशन हो गया, इसके अलावा जो कॉम्पनसेशन देने के चक्कर में आर्थिक तौर पे भी वो कमजोर था। Those who supported the Weimar Republic, mainly socialists, Catholics and Democrats, became easy target of attack in the conservative nationalist circle। देशवासियों, देश की मेजर नेशनलिस्ट लोगों ने जो रिपब्लिक को मेनली सपोर्ट करते थे, सोशलिस्ट लोग, कैथलिक्स और डेमोक्रेट, इसको टारगेट किया। दे वर मॉकिंगली कॉल्ड द नवंबर क्रिमिनल्स। तो उनको सब लोग मजाक करते थे, उसके ऊपर दोष देके उसको कहते थे नवंबर क्रिमिनल्स, क्योंकि नवंबर में ये समझौता हुआ था। दिस माइंडसेट हैड मेजर इम्पैक्ट ऑन द पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ अर्ली 1930s as we will see today। see, so ये माइंडसेट को 1930 का राजनीतिक जो बदलाव का मेन कारण बने थे, जिसको हम अभी देखेंगे। वर्ल्ड वॉर लेफ्ट ए डीप इम्प्रिंट ऑन यूरोपियन सोसाइटी एंड पॉलिटी। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यूरोपियन समाज के ऊपर, राजनीति के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट करे थे, उसका असर पड़े थे। सोल्जर्स केम टू बी प्लेस्ड अबव सिविलियंस। सोल्जर्स को आम लोगों से ऊंचे दर्जा दिया गया। पॉलिटिशियंस एंड पब्लिसिस्ट laid great stress on the need for men to be aggressive, strong and masculine। में एक राजनीतिक लोग है, मेन पब्लिसिस्ट लोग है, जो मीडिया लोग है, ये सब कहते थे आदमी हो तो अग्रेसिव होना चाहिए, ताकतवर होना चाहिए, मर्दानगी उसमें होना चाहिए। द मीडिया ग्लोरीफाइड ट्रेंच लाइफ। मीडिया में ट्रेंच की जिंदगियों को बहुत ही बड़ा चढ़ा के दिखाते थे, उसकी जिंदगी को बहुत पवित्र मानते थे। The truth, however, was that soldiers lived miserable lives in the trenches। लेकिन सच्चाई क्या था? सोल्जर्स का जिंदगी बहुत ही बुरे जिंदगी होता था ट्रेंचेस के अंदर। ट्रैप विथ रैट फीडिंग ऑन कॉर्प्सेस। तो वो देखे गए अपने पास में डेड बॉडी पड़े रहते थे, उसको चूहे खा रहे होंगे, उस सब के बीच में उसको लड़ना पड़ते थे। दे फेस पॉइजनस गैसेस, एनिमी शेलिंग, दूसरे लोग उसके ऊपर पॉइजनस गैस का बरसात करते थे और शेलिंग होते थे।
and witnessed their ranks reduce rapidly. बहुत जिसे उनकी संख्या कम होते हुए भी वो देखते थे. Aggressive war propaganda and national honor occupied central stage in the public sphere. लेकिन जो ये प्रोपेगेंडा, देश की इज्जत, ये सब लोगों के सामने बहुत चर्चा का विषय बन गया. While popular support grew for conservative dictatorships that had recently come into being, Democrats was indeed an young and fragile idea which could not survive the instabilities of interwar Europe. So, पॉपुलर सपोर्ट अभी धीरे धीरे कंजर्वेटिव लोगों को, डिक्टेटरशिप्स को बढ़ता गया. अभी अभी डेमोक्रेसी एक नए आइडिया था. इस आइडिया, इस तरीके का युद्ध की माहौल के अंदर बचना बहुत मुश्किल था. पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस. द बर्थ ऑफ वेमर रिपब्लिक coincided with the revolutionary uprisings in Spartacist League on the pattern of Bolshevik Revolution in Russia. तो वेमर रिपब्लिक जब स्थापित होता है उस समय पे उधर एक रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग भी हुआ था जिसको स्पार्टासिस्ट लीग कहता है. जैसे जो रशिया में जो बोल्शेविक था उसी तरीके का. द सोवियट्स ऑफ वर्कर्स एंड सेलर्स वेर एस्टैब्लिश्ड इन मेनी सिटीज. बहुत सारे शहरों में सोवियट्स का, वर्कर्स का सोवियट जो काउंसिल होता है, सेलर्स का काउंसिल, बहुत सारे सिटीज में इसका स्थापित होता है. द पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर इन बर्लिन वाज चार्ज्ड विद द डिमांड फॉर सोवियत स्टाइल गवर्नेंस. तो पूरे बर्लिन के अंदर लोगों को मांग कर रहे थे सोवियत शैली का गवर्नेंस स्थापित करें. Those opposed to this, such as the socialists, Democrats, and Catholics, met in Weimar to give shape to a democratic republic. जो लोग इसके खिलाफ थे, जैसे सोशलिस्ट लोग हैं, डेमोक्रेट लोग हैं, कैथलिक लोग हैं, इन लोगों ने वेमार में मीटिंग बुलाता है और एक डेमोक्रेट रिपब्लिक स्थापना करने का तय करता है. द वेमार रिपब्लिक crushed the uprising with the help of war veterans organization called फ्री कॉप्स. तो वेमार रिपब्लिक के लोगों ने जो युद्ध से वापस लौटे हुए लोगों का एक आर्मी बनाए थे जिसको फ्री कॉप्स के, उनके साथ मिलके इन सबको दबा देते हैं. द एंग्विश्ड स्पार्टासिस्ट लेटर फाउंडेड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी. तो इससे नाराज होकर स्पार्टासिस्ट लोगों ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी का स्थापना करता है. Communist and socialist henceforth became irreconcilable enemies. इस तरीके से कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट बहुत बड़ा दुश्मन बन जाता है and could not make common cause against Hitler. इसी वजह से ये दोनों जब हिटलर के खिलाफ एक साथ नहीं आ पाए. Both revolutionaries and militant nationalists crave for radical solution. दोनों रेवोल्यूशनरीज और मिलिट्री नेशनलिस्ट लोगों ने क्रांतिकारिक बदलाव देते. Political radicalization was only highlighted by economic crisis of 1923. तो ये पॉलिटिक्स ज़्यादा रेडिकलाइज होने का एक कारण क्या था? जो 1923 में जो इकोनॉमिक क्राइसिस होता है उसकी वजह से आर्थिक हालात खराब हो जाते हैं. Germany had fought the war largely on loans and had to pay war reparations in gold. जर्मनी क्या था, इस युद्ध लड़े थे लोन लेके. इसके बाद में क्या होता है, उसके वापस ये पैसे जो उधार वापस चुकाना है उसको गोल्ड में देना था. This depleted gold reserve at a time resources were scarce. इससे क्या होता है, गोल्ड की रिजर्व कम हो जाता है. जब उनके पास कोई रिसोर्सेस ही नहीं है उस हालात में गोल्ड भी कम होने बहुत ही बुरे असर पड़ा कि 1923 जर्मनी रिफ्यूज टू पे एंड फ्रेंच ऑक्यूपाइड इट्स लीडिंग इंडस्ट्रियल एरिया. 1923 में जर्मनी ने हाथ खड़ा कर दिया. उन्होंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है. ये कहते ही फ्रांस ने उसका मेन इंडस्ट्रियल एरिया रर और उसको कैप्चर करता है. उधर का कोल पूरा वो निकालना शुरू करता है. जर्मनी रिटेलिएटेड विद पैसिव रेसिस्टेंस, प्रिंटेड पेपर करेंसी रेकलेसली. इसके खिलाफ जर्मनी के पास ताकत नहीं था उसको ओपोज करने का, इसलिए इन्होंने क्या किया, पेपर करेंसी अनशन छाप लिया.
With too much printed money in circulation, the value of German mark fell. बहुत ज़्यादा पैसे जब मार्केट में आया तब क्या होता है, जर्मन मार्क का वैल्यू कम होता है. In April, the US dollar was equal to 24,000 marks. That means एक डॉलर रेट 24,000 मार्क्स की बराबर हो गया अप्रैल में. इन जुलाई ये बढ़ के 3,53,000 मार्क्स के बराबर हो गए एक डॉलर. इन अगस्त 46,21,000 हो गया एक डॉलर का रेट. एंड एट 9,88,60,000 मार्क्स दिसंबर, एक डॉलर का रेट है ये. द फिगर हैड रन इनटू ट्रिलियंस में चला गया. As the value of mark collapsed, prices of goods soared. जैसे mark is the rupees of Germany, okay, money of Germany. तो उसकी वैल्यू कम हो गया तो सामान की रेट बढ़ गया. The image of Germans carrying cart loads of currency notes to buy a loaf of bread was widely publicized, evoking worldwide sympathy. तो उसमें उस समय का एक चित्र था, एक आदमी एक ब्रेड लेने के लिए एक बड़ा कार्ट भर के पैसे लेके जाते हैं बेकरी में. उसका दृश्य दुनिया को देख के बहुत ही सिंपैथी किए थे जर्मनी के प्रति उस समय. दिस क्राइसिस केम टू बी नोन एज हाइपर इन्फ्लेशन. इसको हम कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन. जो पैसे की वैल्यू बहुत ही कम हो जाता है, पैसे बहुत ज़्यादा मार्केट में आ जाते हैं, वैल्यू बहुत कम होता है, उसको हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं. ये सिचुएशन वेयर प्राइसेस राइज फिनोमिनली हाई. जो कोई भी सामान की रेट अनगिनत बढ़ जाता है उसको हम कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन. इवेंचुअली द अमेरिकन्स इंटरवीन्ड एंड बेल्ड जर्मनी आउट ऑफ द क्राइसिस बाय इंट्रोड्यूसिंग ड्यूस प्लान which reworked the terms of reparation to ease the financial burden on Germany. आखिर में जर्मनी यूएस इसमें एंटर होता है और वो रिपेरेशन जो भरपाई करने का जो पैसे का वो टर्म्स है उसमें थोड़ा बहुत कमियां करके जर्मनी को इस मुसीबत से बचाने का कोशिश करता है. The years of depression. The years between 1904 and 28 saw some stability. 1924 से 28 की बीच की years थोड़ा बहुत ठीक ठाक चले थे. Yet this was built on sand. इसके बावजूद ये रेत पर बने हुए बिल्डिंग की जैसे है. German investments and industrial recovery were totally dependent on short-term loans largely from USA. जर्मनी का जो में इन्वेस्टमेंट हो रहे थे, इंडस्ट्री जो रिकवर कर रहे थे, ये पूरी तरह जो लोन पे डिपेंडेंट था. मेनली ये यूएसए से लिए हुए लोन पे डिपेंडेंट था. This support was withdrawn when the Wall Street Exchange crashed in 1929. लेकिन ये वापस ले लिया गया यूएस द्वारा जब वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, उधर का जो स्टॉक एक्सचेंज है, वो क्रैश होता है 1929 में, तब ये वापस ले लेते हैं. Fearing a fall in prices, people made frantic efforts to sell their shares. तो उसमें क्या उसकी वजह क्या था? लोगों ने सोचा सब सामान चीज का प्राइस गिरने वाला है शेयरों का, ये सोच के लोगों ने अपने शेयर को बेचना शुरू कर दिया. On one single day, 24th October, 13 million shares were sold. एक ही दिन जो 24 अक्टूबर के दिन 13 मिलियन शेयर अलग अलग कंपनियों का बेच दिया गया. This was the start of a great economic depression. ये शुरू करता है दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिक डिप्रेशन पर, द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन. Over the next 3 years, between 1920 and 32, national income of USA fell by half. 1929 से 32 के बीच में जो यूएसए का आमदनी आधा रह जाता है. Factories shut down, exports fell, farmers badly hit and speculators withdrew their money from the market. तो फैक्ट्रीज बंद हो जाता है, फार्मर्स को कोई पैसे नहीं मिल रहे थे उसकी माल को, और जो स्पेकुलेट करने वाला है, जो मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं, ये लोग अपने पैसे वापस विड्रॉ कर लेते हैं. द इफेक्ट ऑफ दिस रिसेशन इन यूएस इकोनॉमी वेर फेल्ट वर्ल्ड वाइड. इसका असर, इसकी इकोनॉमी में जो असर होता है उसका असर पूरे दुनिया में उसका असर पड़े थे. जर्मन
economy was the worst hit by the economic crisis. इस आर्थिक हालात का सबसे बुरा प्रभाव जर्मनी के इकोनॉमी में पड़े. By 1932, industrial production was reduced to 40% of the 1929. 1932 में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 40% रह जो 1929 की लेवल के मुकाबले में. वर्कर्स लॉस्ट देयर जॉब्स एंड वेर पेड रिड्यूस वेजेस. वर्कर्स काफ़ी लोगों को जॉब गया और जो बचे हुए लोग हैं उनका सैलरी तो कम कर दिया गया. द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड टच्ड एन अनप्रेसिडेंटेड 6 मिलियन. जो बेरोजगार लोगों की संख्या 6 मिलियन बन गया. ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ जर्मनी यू कुड सी मेन विथ प्लाकार्ड्स अराउंड देयर नेक विलिंग टू डू एनी वर्क. उस समय पे अगर आप जर्मन स्ट्रीट से चला तो आप देख सकते थे लोगों ने अपने गले में एक प्लाकार्ड लटके हुए रखते थे और कहते थे कोई भी काम करने के लिए तैयार हो मेरे को ले ले. Unemployed youth played cards or simply sat at street corners. तो जवान लोग सड़क के किनारे पे बैठ के ताश पत्ती खेलते थे हैं या एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की क्यू में खड़े रहते थे. As job disappeared, the youth took to criminal activities. जैसे नौकरी सब गया, काम धंधे बंद हो गया तो जवान लोग क्रिमिनल एक्टिविटीज में शामिल हो जाते हैं. Total despair became commonplace. सब जगह पे निराश. The economic crisis created deep anxieties and fears in people. आर्थिक जो तंगी का समय पे लोगों में एंग्जाइटीज होता है, डर होता है. The middle classes, especially salaried employees and pensioners, saw their savings diminish when the currency lost its value. तो आमतौर पे जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो सैलरीड लोग हैं, सैलरी मिलने वाला लोग हैं, या पेंशन मिलने वाला लोग हैं, इन्होंने देखा था उनकी जो सेविंग्स है बहुत तेजी से कम हो रहे थे क्योंकि जो करेंसी का वैल्यू तो कम हो गया तो उनके सेविंग्स पूरा निकाल के उसको खर्च करना था. स्मॉल बिजनेसमैन, सेल्फ एम्प्लॉयड एंड रिटेलर्स सफर्ड एज देयर बिजनेसेस गॉट रूइंड. छोटे मोटे व्यापारी लोग हैं या खुद की व्यापार करने वाला या रिटेलर्स है, ये सब बर्बाद हो गया. These sections of society were filled with fear of proletarianization, an anxiety of being reduced to the ranks of the working class or worse still the unemployed. तो ये हालत वो है लोगों को, वर्किंग क्लास की लोगों की, जो मजदूरों की स्थिति में आना या उससे भी नीचे चल जाना. Only organized workers could manage to keep their heads above water. जो यूनियन बाजी करने वाला, जो ऑर्गेनाइज तरीके से काम करने वालों को ही अभी बचाव था. बट अनएम्प्लॉयमेंट वीकेंड देयर बार्गेनिंग पावर. लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होने की वजह से वो भी लोगों से ज़्यादा प्रेशर नहीं डाल सकते थे क्योंकि उसको कहेंगे तू नहीं करना चाहते तो चल जा, दूसरों को रखेंगे क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट खूब था उस समय. बिग बिजनेस वाज इन क्राइसिस. बड़े बिजनेस बहुत बुरे हालत में था. द लार्ज मास ऑफ पेसेंट्री वाज अफेक्टेड बाय शार्प फॉल इन एग्रीकल्चर प्राइसेस. तो किसान लोगों की भारी संख्या में किसान लोग था, उनको एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का रेट कम होने की वजह से उसका बहुत बुरा असर हो गया. वुमन अनेबल टू फील देयर चिल्ड्रंस स्टमक्स वेर फिल्ड विथ सेंस ऑफ डेस्पेयर. औरतों के अपनी बच्चों को रोते हुए फेस देखे, भूख के फेस को देखते हुए उनको भी एक निराश में चला जाता है. पॉलिटिकली टू द वेमार रिपब्लिक वाज फ्रैजिल. राजनीतिक तौर पे देखा तो भी वेमार रिपब्लिक बहुत ही नाजुक थी. द वेमार कॉन्स्टिट्यूशन हैड सम इनहेरेंट डिफेक्ट्स. तो वेमार की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही कुछ कमियां थे, विच मेड इट अनस्टेबल एंड वल्नरेबल टू डिक्टेटरशिप. जिसकी वजह से वो अनस्टेबल था, स्थिर नहीं होते थे या डिक्टेटरशिप होने का चांस ज़्यादा थे उसकी कॉन्स्टिट्यूशन में. वन वाज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. उसका एक था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कहता है. दिस मेड अचीविंग मेजॉरिटी बाय एनी वन पार्टी ए नियर इम्पॉसिबल
टास्क। प्रोपोर्शन मीन्स लोगों की आबादी की संख्या के अनुसार रिप्रेजेंटेशन देना। ये वजह से क्या हो गया, कोई भी एक पार्टी को अकेले में सरकार बनाना मुश्किल हो गया, लीडिंग टू ए रूल बाय कोएलिशन। और इसमें क्या है, गठबंधन सरकारों को बनाना पड़ते थे। अनदर डिफेक्ट वाज द आर्टिकल 48। दूसरा डिफेक्ट क्या था, उसकी आर्टिकल 48 विच गेव द प्रेसिडेंट द पावर टू इम्पोज इमरजेंसी, सस्पेंड सिविल राइट्स एंड रूल बाय डिक्री। इस आर्टिकल 48 के अनुसार प्रेसिडेंट कभी भी इमरजेंसी लागू कर सकता है, आम लोगों के अधिकारों को वापस कर सकता है और अपनी मर्जी से शासन कर सकता है। ये था ये 48 आर्टिकल 48 में का प्रावधान। विथ इन इट्स शॉर्ट लाइफ वेमर रिपब्लिक सो 20 डिफरेंट कैबिनेट लास्टिंग ऑन एन एवरेज ऑफ 239 डेज। तो कुछ ही समय तक ही ये वेमर रिपब्लिक चले थे। उस समय के अंदर ही करीब 20 अलग अलग मंत्री परिषद बनाए जाते थे और एक एक मंत्री परिषद करीब 239 डेज एवरेजली लास्ट किए थे। एंड लिबरल यूज ऑफ आर्टिकल 48, तो और खूब सारे बार ये आर्टिकल 48 का भी इस्तेमाल किया। येट क्राइसिस कुड नॉट बी मैनेज्ड। इसके बावजूद हालात को सुधार नहीं कर पाया। पीपल लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन द डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम। लोगों को डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम से कोई भी उम्मीद नहीं रह गया। विच सीम टू ऑफर नो सोल्यूशन। उनको देखा तो कोई चांस ही नहीं है, कोई इस डेमोक्रेटिक सेटअप से उनको कोई भी उम्मीद नहीं था। ठीक है, नाउ वी विल लर्न द नेक्स्ट पार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर टू योर friends. Thank you.